हाँ जी, कल हमने सीखा एक तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी, इज इक्वल टू सॉरी p इंटू 1 प्लस, और एक फार्मूला सीखा i इज इक्वल टू p आर टी, i इज इक्वल टू। अब इन्हीं फार्मूलाज की एप्लीकेशन पेपर में कई दफा देखी गई है, जैसे कल भी हमने कुछ सवाल किए, आज भी कुछ सवाल करते हैं और इन सवालों से जज करते हैं कि कौन सा फार्मूला बेस्ट रहेगा। वैसे तो दोनों फार्मूला से हो जाता है सवाल, बेस्ट फार्मूला कौन सा रहेगा ये हमने सीखना है। अब एक सवाल हम लिखते हैं, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 300,000 इन्वेस्ट फॉर 4 years and 4 months and become rupees 540,000 after this time. Find rate of interest. देखिए सवाल, 3 लाख रुपया। अब सवाल को समझना भी है, जब आप लिख लेंगे तो फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन अमाउंट 300,000 इन्वेस्ट फॉर 4 years and 4 months and become 540,000 आफ्टर दिस टाइम। 3 लाख इन्वेस्ट किया, 4 साल 4 महीने बाद 5,40,000 बन गया। तो ये जो 3 लाख है ये हमारा पी हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, और जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी होगी, 5,40,000। बात समझ लगी? तो ये जो हमारे पास पी हुआ, तो ये जो 5,40,000 है ये क्या अमाउंट है, ए, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है। आज के टाइम के बाद जो वैल्यू बनेगी वो फ्यूचर वैल्यू होती है, जो आज वैल्यू होती है वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। टाइम भी आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फार्मूला लगा देते हैं जो गिवन है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। ए हमें गिवन है 540,000, ई हमें गिवन है 3 लाख इंटू 1 प्लस आर, और टाइम गिवन है 4 प्लस 4 बाय 12। कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स भी कर सकते हैं, या इसको सिंपल हल भी कर सकते हैं। क्या करें कि 3 लाख इधर आकर डिवाइड कर दो, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 300,000, कितना आंसर आ रहा है, पूरा पूरा 1.8 इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 4 प्लस 4 बाय 12 करो, कितना आ रहा है 4 पॉइंट। इसको ना फ्रैक्शन में बता दें, फ्रैक्शन में मतलब 4 प्लस 4 बाय 12 फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा होगा, 13 बाय 3। 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर 1.8 माइनस 1 इज इक्वल टू आर इंटू 13/3। ये बच गया 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 3/13। ये पता चला, जो उधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया। अब इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जवाब बताना है, क्योंकि रेट जब भी बताना है ना, रेट जब भी बताना है परसेंटेज में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई करके बताना है। तो आर हमारे पास किसके बराबर आ गया, 18 पॉइंट, मतलब आर आ रहा होगा 0.184। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 18.4%। ठीक होगी बात? हाँ जी, 0.184 आ गया ना, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.4%। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। क्लियर होगी बात? ये सवाल पेपर में आया हुआ है, मतलब ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, कोई बात इसमें पूछनी है तो पूछे, वरना मैं अगला सवाल लिखने लगा हूं जो आपने करना है। नहीं 100 से जब भी रेट होता है ना, परसेंटेज फॉर्म में होता है ना, 12%, 15%, तो रेट जब भी आंसर गिवन होगा परसेंटेज में होगा, तो इसलिए फिर उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला सवाल लिखें। अब थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझ के सवाल करना है। क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500,000 invest and get rupees 450,000 more after 10 years and 8 months. Find rate of interest. जल्दी करो जी, ये क्वेश्चन आपने करना है। An amount of rupees 500,000 invest and get 450,000 more. ये मूव नहीं लिखा हुआ, मोर लिखा हुआ है। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। अपना अपना करना है, गलत हो जाए कोई मसला नहीं, एक ही तो टॉपिक आपने पढ़ना है। अच्छा कल का लेक्चर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका कल का लेक्चर मिस होगा वो भी साथ अपना क्लियर कर लेगा। आ सकता है जी 8.4। हाँ वकर आपका कितना आ रहा है? 8.4। मानूर किसी का इसके अलावा भी आ रहा है? आपको कितना आ रहा है? 0.9। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 19.6। आपने अंग्रेजी पढ़नी आती है? पढ़े जरा। हमें लगी पेपर में अंग्रेजी को गौर से पढ़ते हैं। देखे लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500,000 इन्वेस्ट एंड गेट 450,000 मोर आफ्टर 10 years 8 months। आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, 10 साल 8 महीनों बाद 4,50,000 ज्यादा मिला। बात हमें लगी? अब जरा
दिमाग सारा इधर मेरी तरफ रखना है, वो इधर का क्यों, इधर। पेपर में अगर आपको, जाहिर सी बात है सवाल आता भी होगा, लेकिन टाइम कैसे सेव करना है, टाइम सेव करने का तरीका होता है कि शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीके से सवाल हल हो जाए। अब अगर आप लोगों ने जिस तरह से किया ज्यादातर, अब देखें ये जो 4,50,000 है, ये हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट है। सुने, 4,50,000 हमारा इंटरेस्ट है, 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया है, 4,50,000 ज्यादा मिला, और जितने इन्वेस्ट करो उससे ऊपर जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारा इंटरेस्ट होता है। तो आपके पास ये वाला फार्मूला भी लग रहा है, I इज इक्वल टू PRT। इससे 8.4% आ रहा है। आंसर भी यही है, चाहे आप जिस फार्मूले से मर्जी कर लें, आंसर तो चेंज नहीं होगा ना। अब आपके पास आई है 4,50,000, क्योंकि ये एडिशनल अमाउंट आपको मिली है। पी आपका है 5 लाख, रेट हमने फाइंड करना है, और टाइम है 10 प्लस 8 बाय, सवाल हो गया। अब क्या करेंगे, 5 लाख को भी उधर डिवाइड करेंगे, ये तो 10 प्लस 8 बाय 12 है, इसको कैलकुलेटर में हल करके इसको भी उधर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा, कुछ लोगों ने ये सवाल इस तरह से भी किया, उन्होंने कहा जी हमारा ए जो है वो है 9,50,000, जी पी उनका है 5 लाख, रेट है जनाब फाइंड करना है, और टाइम है हमारे पास 10 प्लस 8 बाय, कुछ लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करके सवाल हल किया है। बात वही, इस पे थोड़ा सा कुछ सेकंड ज्यादा लग जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये फार्मूला लग रहा है तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितने पैसे इन्वेस्ट करो उससे ऊपर जितने पैसे मिले। अब आपको पता चला कि जिस तरह से मैं सवाल हल करवाता हूं, आप कहते हो मैं सवाल अगला वैसे दे रहा हूं, ऐसा आज तक कभी हुआ? जैसे मैं सवाल हल करवाता हूं वो कॉन्सेप्ट होता है, अगली इंफॉर्मेशन पर फोकस किया करो। नेगेटिव आंसर इसका नहीं आ रहा बल्कि पॉजिटिव ही आ रहा है, इसके ऊपर इंपोर्टेंट भी लिखो। एक और सवाल करते हैं, हाउ मच इन्वेस्टेड टू गेट rupees 950,000 after 8 years and 8 months at the rate of 12% per annum। करो जरा, क्वेश्चन में खुद ही सबको जज करना है। हाउ मच इन्वेस्टेड टू गेट rupees 950,000 after 8 years and 8 months at the rate of 12% per annum। फोर सिक्स फाइव, आप कह रहे हो कि जो आपका आंसर है 465 686 686 465 686, यही आ रहा पॉइंट, चलो 27। हाँ जी, ये कुछ लोगों का आंसर है, पहले आप भी अपना भी आंसर निकालें, जरूरी नहीं कि यही आंसर हो।
अब कितना 3 4, एक मिनट सारे आंसर लिखेंगे। आपका आंसर कितना है? 3 4 7 5 6 0। इधर भी 4 6, एक मिनट 4 6 5 5 9 4। चलो पॉइंट को छोड़, ये 3 आंसर है, इसके अलावा किसी का आंसर है तो बताएं। चलें जी, ऐसा कोई शख्स जिसका अभी तक जवाब नहीं आया? सबका आ गया? इन तीनों में ही है। अब जरा सवाल पे फोकस करने जी। चले देखते हैं। कहते हैं हाउ मच इन्वेस्टेड, कितने पैसे इन्वेस्ट करें टू गेट 950,000 आफ्टर 8 years 8 month। तो ये जो 9,50,000 है, आज की वैल्यू है या फ्यूचर की वैल्यू है? अगर ये फ्यूचर की वैल्यू है तो ये फिर फ्यूचर वैल्यू हुई, पी तो ना हुआ ना। हाउ मच इन्वेस्टेड, आज कितने पैसे दें कि हमें 8 साल 8 महीने बाद 9,50,000 मिल जाए। इसका मतलब है आज जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और हमें गिवन क्या है? फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब है ये जो अमाउंट आपको गिवन है ये आपका ए है, टाइम भी आपको गिवन है, रेट भी आपको गिवन है, और पूछा क्या गया? हाउ मच इन्वेस्टेड टुडे, आज की पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं। तो आज पी होता है, या तो आप फार्मूला लगा दें ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, या आप पी इज इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस, ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं या वैल्यू पुट करके फिर बाद में ट्रांसफॉर्म कर लें। तो ए कितना है हमारे पास? 950,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 इंटू 8 प्लस 8 बाय, कैलकुलेटर में पुट करें आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 465 686, ये आ रहा है। चलो जी, अपने अपने आंसर्स को सही कर लें। फाइनेंस जब तक होगा ना तो शर्म शुरम घर रख कर आनी है, मतलब सवाल पूछते वक्त शर्माना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, और सोना भी नहीं है। चलिए जी, 868 है, 686 है। चलो फिर ऊपर वाला आंसर है ये वाला, ठीक होगी बात? अल्लाह अकबर, ये इसका जो आ रहा है ठीक है। आगे चलते हैं, फार्मूला मैंने लिख दिया। अगला सवाल, अगला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, in how many years an amount rupees 100,000 become rupees 210,000 at the rate of 15% per annum? In how many years an amount rupees 100,000 become 210,000 at the rate of 15%? इसमें 1 लाख क्या है और 2,10,000 क्या है? 1 लाख हमारा पी है, मतलब दो वैल्यू में से जो आज की वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर में है वो फ्यूचर वैल्यू। तो जनाब ये वैल्यू है आपके पास पी, ए, रेट, फाइंड क्या करना है? टाइम। तो हल कर लें।
7.33 पक्का या 7 ईयर 4 मंथ? अच्छा 4 मंथ को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो? 4 मंथ के को ईयर बना सकता है? 4/12 तो करो जरा, 4/12 आएगा 0.333। चलिए मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं। अब ना ये बातें सीखनी है, जो सोता है वो खोता है, इसलिए दिमाग को ऑन रखना है। देखें, A इज इक्वल टू P इंटू 1+RT। ए कितना है? 2,10,000। T कितना है? 1,00,000 इंटू 1 प्लस रेट है 0.15 और टाइम हमने जी पहले तो अपने कैलकुलेटर पे 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 2.1 आ जाएगा। 2.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.15T, ऐसा ही होगा। फिर 1.1 डिवाइड बाय 0.15 इज इक्वल टू T। कितना आंसर आ गया? 7.83 है या 33 चलता जा रहा है? अच्छा अब इसका तरीकाकार देखें। अगर पेपर में आपका जवाब पॉइंट में ना हो, मंथ में हो, तो उसका तरीकाकार सुन लें। जो पॉइंट से पहले है ना वो पूरे साल होते हैं, जो पॉइंट से पहले हैं वो पूरे साल होते हैं। जो याद दो जो डिजिट है ना, एक 0.33 अगर मुसलसल आता जाए, 0.66 मुसलसल आता जाए या 0.11 मुसलसल आता जाए, ये 3 की बात कर रहा हूं। कौन कौन से? 0.33 सारा आ जाए, 0.66 आ जाए, या तो वो पॉइंट के बाद ना कोई 2 दफा अगर 3 लिखोगे तो जवाब आपका रिलायबल नहीं आएगा। आपको पॉइंट के बाद कोई 6-7 दफा 3 लिखना पड़ेगा। और अगर आपने ये चेक करना है कि इसके साल कितने बनते हैं, तो पॉइंट रह गए ना, 7 तो पूरे हो गए। ये जितने भी हैं 5-6 दफा लिखकर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। तो आपके पास मंथ आ जाएंगे। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर आए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मंथ आ जाएंगे। तो कितना आंसर आ रहा है? 3.99, मतलब लिख दे 4 मंथ। अगर आप पॉइंट के बाद सिर्फ 2 दफा 3 लिखोगे ना तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा। कि अगर 0.33 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3.96 आया, तो अगर आप 3 की तादाद ज्यादा कर लोगे तो ये तकरीबन 4 बन जाता है। क्योंकि असल में ना ये 1/3 होता है ना, और 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट 4 बनता है। ये जो 0.33 आता है ना, ये 1/3 होता है। तो 1/3 पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट 4 आता है। तो जब भी आपके पास पॉइंट में आंसर आए तो होल ईयर को साल लिख लो, और ये पॉइंट को लिखना है साथ, पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो। ये नहीं कि बाकी को भी ऐसा करना है, बाकी अगर डिफरेंट आ जाए ना पॉइंट के बाद 4, 5, 7, 6, तो फिर आप बस 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया करो 12 से। ये बात समझ लगी? मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल लिखें फिर। अगले 2 सवाल लिखने लगा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी ईयर्स in how many years an amount is double itself? At the rate of 18% per annum। सवाल खत्म हुआ, हल करो इसमें।
कितना? 5.55 मंथ में बताओ ना, 5 इयर्स और आगे मंथ भी बताओ। 5 years 5 years 6 मंथ तो थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। 6 मंथ बन रहा है। 5 कितनी दफा आ रहा है? और 12 दफा आ रहा है। हाँ तो 8 दफा, 5-6 दफा लिखकर 12 से मल्टीप्लाई करो कितना? 5 दफा लिखा तो वो 6.66 आ रहा है ना, तो 7 महीने बन रहे हैं। 7 महीने बने ना, क्योंकि ये बन जाते हैं कोई 5 years नहीं, असल में ये बनते हैं कि 6 महीने 20 दिन, ये राउंड अबाउट इतना बनता है। तो फिर वो क्योंकि 20 दिन है तो फिर हम 7 महीने लिख देते हैं कि अगर एग्जैक्ट 0.5 आता ना तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 6 आता। ये 0.5555 आ रहा है। हाँ जी, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इंपोर्टेंट भी लिखें। जी, इन हाउ मेनी इयर्स एन अमाउंट इज डबल इटसेल्फ। इसके दो तरीके हैं। एक कि एक अमाउंट अगर P है, हम लेट कर ले X है, तो वो फ्यूचर वैल्यू उसकी 2X होगी, क्योंकि उसने खुद कहा है एक अमाउंट कितने सालों में डबल हो जाएगी। इसका मतलब है अगर आज आप X इन्वेस्ट करते हो तो कितने सालों बाद वो डबल हो जाएगी, तो डबल कितनी बनेगी? 2X। आप P 100 रखकर A को 200 भी लिख सकते हो, डबल ही करना है ना। कोई एक वैल्यू लेट कर लो और A उसका डबल कर दो। सर P लिख दें 2P P से काट, ऐसा भी लिख सकते हैं, X एक्सेस भी तो कैंसिल हो जाएगा। इसके कई तरीके हैं। अब सुने कि आपके पास A इज इक्वल टू आ गया P इंटू 1 प्लस, तो A है हमारे पास 2X, P हमारे पास इंटू 1 प्लस 0.18 और टाइम हमारे पास फाइंड करना है। X इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.18, 1 इज इक्वल टू 0.180 और 1 डिवाइडेड बाय 0.18 इज इक्वल टू 5.55556। 5 साल पूरे। अब आपने करना क्या है, 0 पॉइंट इतनी दफा 5 और उसके बाद 6 लिखकर 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास पता चल जाएगा कितने के मंथ बनते हैं। 6.66 है ना, तो आगे दिनों में नहीं जाता, इसको 7 मंथ अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 आ रहा है ना, तो वो राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ होगा। तो ये ऑलमोस्ट पूरे 7 महीने तो नहीं बनते, लेकिन ये ऐसा समझ लें कि कोई 6 महीने 20 दिन बनते हैं। ठीक होगी बात जी? कौन जिससे मर्जी कर लो, आंसर सेम आता है। चलें जी, सवाल दोबारा बताना है, जवाब देखे ना, जो पॉइंट से पहले होगा वो तो होगा पूरे साल, जो पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है ना, पॉइंट को लिखकर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मंथ आ जाएगा। अब अगर और अगली बात मैं आपको बताऊं, ये आ रहा था 6.666 ऐसे कुछ आ रहा था, 6 महीने पूरे हैं। अगर पॉइंट वाले बाद वाले नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेज भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये, लेकिन हमारा जो जवाब आता है ना मोस्टली मंथ तक आता होता है, तो इसलिए 6.6 को ना हमने राउंड ऑफ करके 7 मंथ लिख दिया। समझ नहीं? चले जी।
अगले सवाल पे चलते हैं सर जी। 19.99 आ रहा है मुझको। राउंड ऑफ कर दो या आगे घंटों में जाना है? चले, अब नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज करने लगे, या एक सवाल और करते हैं ताकि भी इस तरह के सवाल खत्म करके हर तरह का, और ये जितने सवाल मैं आपको क्लास में करवाता हूं लाजमी जाकर घर दोबारा क्वेश्चन पढ़ के दोबारा हल करना है, सॉल्यूशन देखे बगैर। अगर मैं आपको नए सवाल दूं तो भी यही होंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो सवाल देखें जरा। इन हाउ मेनी ईयर, in how many years an amount is 60% enhance, enhance का मतलब होता है बढ़ जाना, itself at the rate of 12%. In how many years an amount is 60% enhance itself at the rate of, कितने सालों में एक अमाउंट अपने आप का 60% बढ़ जाएगी? करो जरा। पूरा 5 years, कितना आंसर आ गया? पूरा? चले फिर चेक भी कर ले। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक्स लेट कर लिया करो या 100 लेट कर लिया करो। जब भी टाइम फाइंड करता है या एक्स लेट कर लिया करो, या अब जरा लिखना छोड़ के चेक कर ले। अगर मेरे पास पी एक्स है तो पता है ये क्या होगा, x इंटू 1 प्लस 60%। जब भी परसेंटेज में अमाउंट बढ़ती है ना, 1 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सीखा था कि जब कोई भी अमाउंट परसेंटेज में बढ़े तो 1 प्लस परसेंटेज, कम हो तो 1 माइनस परसेंटेज। डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लेते, कोई अमाउंट बढ़े तो 1 प्लस परसेंटेज, कम हो तो 1 माइनस परसेंटेज। तो आपका ए जो आ रहा है वो आ रहा है 1.60x। अब आपका सवाल हो गया। अब ऐसा भी कर सकते थे, P 100 लेट कर लेते और A 160 लेट कर लेते, क्योंकि 60% बढ़ना है ना, तो 100 तो पहले ही था। इसका एक और तरीका भी है, हाँ, अगर आपका P 100 है तो इंटरेस्ट 60 रुपए है, क्योंकि जितनी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट से ऊपर जाती है वो इंटरेस्ट होती है। तो अब इसमें अगर आप लोग करोगे तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, आगे तो बस हाल ही करना है, तो हमारे पास t आ जाएगा 5 इयर्स। इसमें वैल्यू पुट करके देखोगे तो 5 इयर्स आ जाएगा। कई तरीके हैं इसके, कोई भी तरीका, इसके साथ ना खेलना शुरू करो, मतलब हर तरह का सवाल करने की कोशिश किया करो। चलें जी, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया कि नंबर ऑफ इयर्स कैसे फाइंड करने। अगले सवाल पे चलते हैं। हमने रेट फाइंड करने का तरीका भी सीखा, हमने टाइम फाइंड करने का तरीका भी सीखा। फ्यूचर वैल्यू तो वैसे ही नॉर्मल है। अब आए जरा अगले सवाल पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो वापस जागना पड़ेगा। एन अमाउंट become rupees 6,000
आफ्टर थर्ड ईयर and rupees 9600 after 6th year. Find that amount. पहले सवाल लिखें पूरा, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी सेल्फ टेस्ट में भी है, तो इसलिए ध्यान से सीख लें, वहां पर भी ये सवाल आपका हो जाएगा। An amount becomes 6,000 after third year and 9,600 after 6th year. एक आज कोई अमाउंट है जो हमने बैंक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, वो आज के 3 साल बाद पड़ी पड़ी कितनी हो जाएगी? 6,000। आपको पता है बैंक में पैसे पड़े पड़े बढ़ जाते हैं, मतलब कि उसमें उसका रेंट या उसका जो इन्फ्लेशन इफेक्ट या इंटरेस्ट जो भी कह दें वो ऐड होता रहता है। कहते हैं एक अमाउंट आज हमने जमा करवाई, वो पड़ी पड़ी 3 साल बाद 6,000 हो गई। बैंक वो पैसे किसी और को देता है, जैसे हमसे पैसे लेकर एक 15% रेट के ऊपर किसी को 18% रेट पे दे देता है, फिर उससे वापस लेकर 15% हमें रिटर्न दे देता है, 3% उसका अपना फायदा हो जाता है। मतलब बैंक हमसे पैसे लेके वो अपने पास नहीं रखता, बल्कि लोगों को लोन दे देता है, कम रेट पे लेता है। सारी सी बात है, कम रेट पे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, ज्यादा रेट पे लोगों को देता है। तो बैंक का क्या फायदा हुआ? हमारा पैसा किसी और को देकर हमें भी सूद खिलाता है, खुद भी खाता है। मतलब हमसे जब भी बैंक का बिजनेस ही यही है, बैंक जो पैसे लेता है लोगों से कम रेट पे लेता है, और जब किसी को आगे लोन देता है ज्यादा रेट पे दे देता है। चले जी, 6,000 हो गया 3 साल बाद, 9,600 हो गया 6 साल बाद। कहता है बताओ वो अमाउंट क्या थी आज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक इसे बोलते हैं टाइम लाइन, इसे आज को बोलते हैं 0, आज को क्या बोलते हैं? 3 साल और 6 साल। 3 साल एक अमाउंट होगी है 6,000, 6 साल बाद कितनी होगी? कहता है यहां जहां पर जो भी अमाउंट थी, समझो कि एक्स थी वट एवर, वो जब यहां पर पहुंची है तो 6,000 है, यहां पर पहुंची है तो 9,600 है। कहता है वो आज क्या अमाउंट थी। अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता ना तो बहुत आसान काम होता। मैंने क्या करना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इस अमाउंट को ए रख लेना था और इसका पी फाइंड कर लेना था, या इसको ए रखकर इसका पी फाइंड कर लेना था, मेरी अमाउंट आ जाती। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं, क्योंकि आज टाइम थोड़ा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे यानी एक्सप्लेन करते हैं, कल इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। ये जो 6,000 3 साल बाद अमाउंट है, अगर मैं इसका आज स्टेटस चेक करूं कि आज उसकी क्या वैल्यू होगी, तो ज्यादा होगी या कम? कम होगी, क्योंकि आज की अमाउंट कल को बढ़ जाती है, उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल हो जाता है। तो आज जो भी अमाउंट है, समझो कि एक्स है या पी है वट एवर, 3 साल बाद वो 6,000 है। तो अगर मैं 3 साल को देखूं और 6,000 को देखूं, तो 6,000 मेरा पी है या ए है? फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है। लेकिन कितने साल के बाद फ्यूचर वैल्यू है? 3 साल बाद। ये जो 9,600 है, ये भी आज की अमाउंट की 6 साल बाद फ्यूचर वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों को उठाकर आज पे लेकर आऊं तो आज ये सेम अमाउंट है। मतलब मेरे पास कुछ पैसे हैं, सपोज मैं कहता हूं 1,000 है, सपोज कर रहा हूं 3 साल बाद वो 6,000 हो रहा है, 6 साल बाद वो 9,600 हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसकी आज वैल्यू चेक करूं तो 3,000 की वैल्यू भी वही होगी 3 साल के लिए, और 9,600 की वैल्यू भी वही होगी 6 साल के लिए। मतलब अगर मैं और ज्यादा इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं, एक अमाउंट यहां पर 3 साल बाद 6,000 होगी, अगर मैं इसको वापस लेकर आऊं तो वही अमाउंट बन जाएगी। मतलब एक मेरा पी है, वो उसकी ये ए बन गया। यही अमाउंट 6 साल बाद कितनी हो रही है?
मैं इसका पी फाइंड करूं या इसका पी फाइंड करूं, दोनों का पी एक ही है। टाइम डिफरेंस होने की वजह से इनकी फ्यूचर वैल्यू चेंज है, लेकिन जीरो पे दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं इसका पी फाइंड करना चाहूं, पी का फार्मूला आता है ए ओवर 1 प्लस, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6000 ओवर 1 प्लस 3R। ये 3 क्या है बोला, टाइम, आर मेरे पास है ही नहीं। फिर इसका मैं पी का फार्मूला लिखने लगा हूं 9600 ओवर 1 प्लस 6R, तो यही होगा। एक फ्यूचर वैल्यू 3 साल की है, एक फ्यूचर वैल्यू 6 साल की है। अगर मैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू दोनों की एक ही है, क्योंकि एक ही अमाउंट है। अगर दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सेम है तो 1 प्लस 3R इज इक्वल टू 9600 ओवर 1 प्लस, दोनों को बराबर रखकर हल कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, R। और R को चाहे मैं इस फार्मूले में पुट करूं चाहे इस फार्मूले में पुट करूं, P मेरा सेम ही आएगा, क्योंकि P तो वही अमाउंट है। P का मतलब होता है आज उसकी क्या वैल्यू थी। तो करो जरा इसमें वैल्यू पुट कर, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R फाइंड करो, या जो कैलकुलेटर वाले बंदे हैं जिनका कैलकुलेटर 1 नंबर है, वो कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर x कर दे और R फाइंड कर ले। पूरा 5 मतलब 5%, 0.05 या 0.5, तो फिर तो 50% आएगा। अगर 0.5 आ रहा है तो फिर तो 50% हुआ ना। R आ गया, चलो जी 0.5, ओके होगी बात। अब आप R की वैल्यू ऊपर किसी एक फार्मूले में पुट कर दे, जिसमें मर्जी पुट करेंगे P आ जाएगा। इसमें पुट करके देख लेते हैं, 6000 ओवर 1 प्लस 3 इंटू 0.5, 2400। लो जनाब, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 2400 आ रही है। अब इसका मतलब ये है, अब आप 2400 की 3 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करोगे ना तो 6000 आएगी, 6 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करोगे तो 9600 आएगी। ठीक है, तो ये सवाल यहां से हमने कल स्टार्ट लेना है। जो पिछले बेसिक लेवल के सवाल हैं वो आपकी बुक में नहीं है लेकिन पेपर में आते हैं। 0 से 6 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना, तो अगर हम 3 साल को 20 कंसीडर करें 6 साल के, तो वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में कभी बेस ना चेंज नहीं होता। जो आप कह रहे हो ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ठीक होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में। अच्छा, आपने अपनी बुक के चैप्टर नंबर 5 के सेल्फ टेस्ट के पहले कोई 15 क्वेश्चन करके आने, अपनी बुक के सेल्फ टेस्ट के पहले 15 क्वेश्चन आप निकल करके आने, ठीक है जी।